खुशी की बात है कि सर्वेश जी, आपको भी सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। और सभी मित्र जो अलग अलग ग्रुपों पे देख रहे हैं, उनका स्वागत है, उनको नमस्कार है। आज भी लगता है कि कुछ दिक्कत है नेट में, इसलिए कभी कभी बीच में रुक जा रहा है, लेकिन वैसे ठीक आ रहा है। रियाज अहमद जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। चेता प्रकाश जी हैं और सभी मित्रों का स्वागत है। YouTube पे भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, केवल एक अकाउंट में अभी शुरू नहीं हो पाया है। बीच में अगर शुरू हो जाएगा तो हम लोग उसको सेट कर लेंगे। शशि प्रकाश सिंह जी आ गए हैं, उनको भी नमस्कार। हम लोगों का जो अगले 2 प्रोग्राम होंगे, आज 97वां है, 98वां और 99वां। जैसा कि मैंने कहा था, 98वें प्रोग्राम में जो मेरा नायक है विन 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 द ऑर्फन वे का, वो अनाथ बच्चा अपने जीवन भर अपने और अपने सारे मिलने वालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, क्या होना चाहिए देश में, भारत या किसी भी देश का हो सकता है, वो नोट करता चला गया। और बाद में जब उस पर काम करने के लिए सारे देश के लोगों से मिल करके उसने काम शुरू किया, और वो अपना जो भी डायरी में नोट किए हुए था जब खोला और उस पर काम करना शुरू किया, तो वही उसका मुद्दा बना जिस पे काम करना है, और वो सब सॉल्व कर पाया, क्योंकि वो सबके लिए था। वो एक बहुत पुरानी जो अंग्रेजी की कहावत है कि उसके साहित्य में उसको सब लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उसके साहित्य में सब लोग नहीं होते। तो वैसे अगर किसी व्यक्ति के विचारों में पूरे देश के सारे लोग हैं संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए, या पूरी धरती के सारे लोग हैं, तो उसको सारी धरती और सारे देश के लोग चाहेंगे ही, उसके साथ आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल सीधा सा वैज्ञानिक सिद्धांत है। समय लग सकता है, जेस्टेशन पीरियड हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन यह होना है। तो वो क्या क्या पॉइंट्स नोट करता गया, वो करीब 80 पॉइंट्स हैं। तो एक प्रोग्राम जो हम लोगों का परसों वाला होगा 98वां, उसमें वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। और परसों 23 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जन्मदिन है। तो हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाएंगे और ये 80 बिंदु भी चर्चा करेंगे। इसके बाद लीडरशिप का जो हम लोगों का प्रोग्राम होने जा रहा है अगले संडे को, उसको भी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के बैकग्राउंड में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी न किसी एक महान लीडर के
गुणों के आधार पे, बातों के आधार पे चर्चा करते हैं, तो हम लोगों का 99वां प्रोग्राम जो संडे को होगा वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित होगा। तो सैटरडे 98वां प्रोग्राम भी नेताजी की जन्मतिथि मनाएंगे और साथ में वो 80 बिंदु डिस्कस करेंगे। और अगला जो 99वां प्रोग्राम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर होगा, लीडरशिप की क्वालिटीज़ पे होगा। और 100वां प्रोग्राम जो गणतंत्र दिवस के दिन है वो संविधान कथा के रूप में देश की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए वो होगा। आज हम लोग एक बहुत महान व्यक्तित्व को याद करेंगे और साथ में एक व्यंग लेख रास्तों की परिक्रमा आपके सामने रखेंगे, जिसको परसों ही पढ़ना चाहता था लेकिन परसों कार्बाइड रिसर्च वाला वो व्यंग लेख पढ़ा, आज इसको पढ़ेंगे और साथ में कुछ कविताएं आपके सामने रखेंगे। आपने नाम जरूर सुना होगा सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका भी रही। गांधी जी के परम शिष्य थे, उनके अहिंसा और सत्य के आदर्शों पर काम करने वाले। तो उनको याद करते हुए, क्योंकि आज उनकी 34वीं पुण्यतिथि है, तो हम लोग उनको याद कर रहे हैं। और उसके बाद उन पर के विक्रम राव जी, जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनका इनके बारे में एक आलेख जो 2 साल पहले उन्होंने लिखा था, उसके कुछ अंश आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद रास्तों की परिक्रमा व्यंग लेख पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ कविताएं। पंचायत के चुनाव की चर्चा रोज ही थोड़ी थोड़ी करते हैं, आज जितना समय बचेगा उस पर करेंगे। यही बात पूरे देश में हम लोगों को फैलाना है, जिन जिन राज्यों में पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, कि लोग सेवक चुने, मालिक नहीं। अपने सुसेवक चुने उसी भाव से जो बिना पैसे खर्च किए हुए जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हो, क्योंकि जो आपके सहयोग से चुनाव लड़ेगा वो आपके लिए काम करेगा, और जो अपना पैसा खर्च करके चुनाव लड़ेगा वो व्यापार करेगा और ज़्यादा तिजारत करेगा, खूब ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा। और जो किसी और की पूंजी से लड़ेगा, वो जिसकी पूंजी से लड़ेगा फिर उसका प्रतिनिधि हो जाएगा, आपका प्रतिनिधि नहीं। एकदम इतनी छोटी सी बात है, इसको हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को समझना होगा। और हम लोगों को भगीरथ बन करके इसको पूरे देश में, इस विचारधारा को, जो संविधान की विचारधारा है, जो शहीदों के सपने की विचारधारा है, जो हर व्यक्ति की आवाज़ है, और जो संविधान सभा और राजेंद्र बाबू और अंबेडकर जी सबके आवाज़ है, इसको जन जन तक पहुंचाना होगा। इसके लिए जी जान से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अशोक कुमार श्रीवास्तव जी आ गए हैं, असद जी आ गए हैं, राजेंद्र कुमार घुमन जी आ गए हैं, सूर्यकांत मिश्रा जी हैं, रमेश खेतान जी हैं, प्रभाकर जी हैं। प्रभाकर जी सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं और सभी मित्रों का स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि आज पुण्यतिथि है, खुदाई खिदमतगार भी जिनको लोग कहते थे, सीमांत गांधी जी, और गांधी जी के बहुत ही परम प्रिय और गांधी जी के बहुत
अनुयायी, सत्य और अहिंसा पर काम करने वाले, आज़ादी की लड़ाई में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जी की आज पुण्यतिथि है। उनको याद करते हुए सच्चे असली गांधीवादी, आज़ादी की लड़ाई के महान नायक, भारत रत्न, भारत सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया हुआ है, अब्दुल गफ्फार खान को हम सभी लोग प्यार और सम्मान से सीमांत गांधी, खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान कहते हैं। आज उनकी 34वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धा सुमन हम सब अर्पित करते हैं। इस हम भारत के लोग प्रोग्राम के सभी लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से और हम भारत के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब विक्रम राव जी का वह आलेख के कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आजकल भारत में हो रहे फसाद के परिवेश में खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत याद आते हैं। वे इन दोनों विषम आस्था वालों की एकता के प्रतीक थे। विषम आस्था वाले मतलब हिंदू और मुसलमान। खुदगर्ज मुसलमान इस फकीर को नकारते थे क्योंकि वह अखंड भारत का पोषक रहा। वो भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे। संकीर्ण हिंदू को इस ऋषि से हिकारत थी क्योंकि वे दोनों कौम वालों को भाई मानते थे। वे सीमांत गांधी कहलाते थे, बापू के प्रतिकृति थे, बापू के एक दूसरा रूप थे। आज़ादी की बेला इस अकीदतमंद हिंदुस्तानी से उनकी मातृभूमि सिंध सरहद प्रांत छीनकर अंग्रेज भक्त मोहम्मद अली जिन्ना की झोली में डाल दिया गया। बलूचिस्तान के थे तो सारे बलूचिस्तान में बलूच लोगों के बीच में गांधी जी के इशारे पर सब लोग सब काम करते थे। लेकिन अब ये देखिए विधि का विधान या जो भी जैसा हुआ, आज़ादी की बेला इस अकीदतमंद हिंदुस्तानी से उसकी मातृभूमि सरहद प्रांत छीनकर अंग्रेज भक्त मोहम्मद अली जिन्ना की झोली में डाल दिया गया और उनके भारत भक्त पश्तूनों को भेड़ियों मुसलमान लीगियों के जबड़े में ढकेल दिया गया। तो इस तरह से वो उनकी मातृभूमि एक तरह से उनको आज़ादी नहीं मिली, उनको अपने तरह से काम करने की आज़ादी नहीं मिली, उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई, उनके साथ ज़बरदस्ती किया गया। वो रहना कहीं चाहते थे, वो संपूर्ण भारत में रहना चाहते थे और उन्हें पाकिस्तान की झोली में डाल दिया गया। दशकों तक पाकिस्तानी जेलों में नज़रबंद रहे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान कई दशकों तक, हमारे ख्याल से 30 साल के आसपास जेलों में बंद रहे, नज़रबंद रहे। ये के विक्रम राव जी के शब्द हैं। यह फ़ख्र अफगन उत्तमाजाई समुदाय के बादशाह खान अहिंसा की 100% प्रतिमूर्त थे। बापू तो अमन पसंद गुजराती थे जिन पर जैनियों और वैष्णवों की शांति प्रियता का घना प्रभाव था, मगर गफ्फार खान थे पठान जिनकी कौम पलक झपकते ही छुरी चलाती हो, जिनकी कौम वो सरहदी गांधी और ये जो अफगान ये जो लोग थे, अफगान नहीं सॉरी पख्तून, तो ये पठान लड़ाका कौम थी जिनकी कौम पलक झपकते ही छुरी चलाती हो, दुनाली जिनका खिलौना हो, लाशें बिछाना जिनकी फितरत हो, लाल रंग पसंदीदा हो, लहू वाला, ऐसा पठान अहिंसा का प्रतिपादक हो। ये गांधी जी की महिमा थी, गांधी जी का प्रभाव था और जो गांधी जी के सच्चे संबंध थे सरहदी गांधी जी से। आश्चर्य है, बापू के असली अनुयायी वे थे। अपनी काबुल यात्रा पर राम मनोहर लोहिया ने बादशाह खान से भारत आने का आग्रह किया था।
राम मनोहर लोहिया ने जब वो पाकिस्तान गए थे तो बादशाह खान जी से भारत आने का निमंत्रण दिया था। दिल्ली में 1969 में भारत आए थे, तो दिल्ली में 1969 में विमानस्थल पर उतरते ही बादशाह खान ने पूछा था लोहिया कहाँ है। जवाब मिला उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने पूछा 57 साल में ही। फिर पूछा उनका कोई वारिस, उनका कोई बेटा या परिवार। बताया गया अविवाहित थे और गांधीवादी हीरालाल लोहिया की अकेली संतान थे। उस वक्त इंदिरा गांधी ने उनसे उनकी कांख में दबी पोटली थामने की कोशिश की। अपना सारा सामान अपने कांख में पोटली में रखते थे, तो इंदिरा गांधी उनको रिसीव करने गई थी। उन्होंने उनसे वो पोटली लेने की कोशिश की, मगर यह सादी पसंद फकीर अपना असबाब खुद ढोता रहा, अपना सामान वही पोटली खुद ढोते रहे। उसमें फकत एक जोड़ी खादी का कुर्ता पैजामा और मंजन था, इसके अलावा कोई सामान भी नहीं था। उन्हीं दिनों सितंबर 1969 में गुजरात में आज़ादी के बाद का भीषणतम दंगा हुआ था। शुरुआत में 1 लाख मुसलमान प्रदर्शनकारी अहमदाबाद की सड़कों पर जुलूस निकालकर नारे लगा रहे थे, इस्लाम से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मुजाहिरे का कारण था कि 4000 किलोमीटर दूर अल अक्सा मस्जिद की मीनार पर किसी सिरफिरे यहूदी ने मामूली सी तोड़फोड़ की थी। 4000 किलोमीटर दूर मस्जिद पर थोड़ी सी तोड़फोड़ के लिए फिर 1 लाख प्रदर्शनकारी अहमदाबाद की सड़कों पर जुलूस निकालकर नारे लगा रहे थे। साबरमती तट पर विरोध व्यक्त हुआ। प्रतिक्रिया में भड़के हिंदुओं ने रौद्र रूप दिखाया, मारकाट मची। 400 मुसलमान 3 दिनों में कत्ल कर दिए गए। तब बादशाह खान शांति दूत बनकर अहमदाबाद आए थे। 2.5 दशक बाद इस दरवेश के दोबारा दर्शन मुझे गुजरात में हुए। तो विक्रम राव जी इनसे अहमदाबाद में मिलते हैं 2.5 दशक बाद, 25 साल बाद। इस दरवेश के दोबारा दर्शन मुझे गुजरात में हुए। पहली बार 1946 में विक्रम राव जी मिले थे खान गफार खान से। तब सेवाग्राम आश्रम में मेरे पिता के रामाराव लखनऊ जेल से रिहा होकर सपरिवार गांधी जी के सान्निध्य में थे। सेवाग्राम में विक्रम राव के पिताजी वहां थे गांधी जी के आश्रम में। अनीश्वरवादी थे। विक्रम राव जी के पिताजी ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, अनीश्वरवादी थे, पर उन्होंने मुझ बालक को बादशाह खान के चरण स्पर्श करने को कहा। किंतु 2.5 दशक बाद अहमदाबाद में स्वेच्छा से मैंने सीमांत गांधी के पैर छुए थे। अनुभूति आह्लादमयी थी। इतना इज्जत खान अब्दुल गफ्फार खान जी का लोगों के मन में था, विक्रम राव जी के ऊपर पड़ा कि अनायास ही उनके चरण पर इनके पैर, इनके हाथ पहुंचे, चरण स्पर्श किया इन्होंने। और जो चरण स्पर्श के बाद अनुभूति थी वो बहुत आह्लादमयी थी। बादशाह खान की तकरीर हुई मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद। तो ये मुसलमानों की सभा में गए थे, तो वहाँ जुमे की नमाज के बाद बोले, मैं कहता था जो तुम्हारे सरबराह नवाब, जमींदार और सरमाएदार हैं पाकिस्तान भाग जाएंगे। इन्होंने सारे मुसलमानों को कहा हिंदुस्तान के एड्रेस करते हुए कि मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि जिनके तुम चंगुल में हो और जो तुम्हारे जमींदार, नवाब या तुम्हारे लीडरान हैं, ये तुम्हारी कोई केयर नहीं करेंगे, सब पाकिस्तान भाग जाएंगे। लीग का साथ छोड़ो, तुम्हारे लोग तब मुझे हिंदू बच्चा कहते थे। तब उस समय मेरी बात कोई नहीं मानता था, सब मुझे हिंदू बच्चा कहते थे। आज कहाँ है वे सब?
दूसरे दिन वे हिंदुओं की जनसभा में भी गए। पहले मुसलमानों की सभा में भी गए, फिर हिंदुओं की सभा में भी गए। वहां कहा, कितना मारोगे मुसलमानों को, कितना मारोगे मुसलमानों को, चीखते हो कि उन्हें पाकिस्तान भेजो या कब्रिस्तान, तुम चीखते हो कि उन्हें पाकिस्तान भेजो या कब्रिस्तान। भारत में इतनी रेलें, जहाज और बसें नहीं हैं कि 20 करोड़ को सरहद पार भेज सको। भारत में इतनी रेलें, जहाज और बसें नहीं हैं कि 20 करोड़ लोगों को सरहद पार भेज सको। साथ रहना सीखो, साथ रहना सीखो। गांधी जी ने यही सिखाया था, गांधी जी ने यही सिखाया था। उन्हीं दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो फाड़ की कगार पे थी। वो कांग्रेस दो हिस्सों में बंट रही थी, ओल्ड गार्ड्स और इंदिरा गांधी का। कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, एस के पाटिल, अतुल्य बोस आदि ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से बरतरफ कर दिया था। बादशाह खान से मैंने पूछा था, आप तो राष्ट्रीय कांग्रेस में 1921 से 25 साल तक जुड़े रहे, क्या आप दोनों धड़ों को मिलाने की कोशिश करेंगे? क्या आप दोनों धड़ों को मिलाने की कोशिश करेंगे? बड़े आर्त स्वर में, दुखी स्वर में बोले। तब यानी कि 1947 में मेरी नहीं सुनी गई थी। तब यानी कि 1947 में मेरी नहीं सुनी गई थी। सब जिन्ना की जिद के आगे झुक गए थे, सब जिन्ना की जिद के आगे झुक गए थे। मुल्क का तकसीम मान लिया, बंटवारा मान लिया, आज कौन सुनेगा? तो हृदय गले से आर्त स्वर में बोले, तब 1947 में मेरी नहीं सुनी गई थी। सब जिन्ना की जिद के आगे झुक गए थे। मुल्क का, देश का तकसीम मान लिया, बंटवारा मान लिया, आज कौन सुनेगा? उनकी नज़र में यह कांग्रेस वैसी नहीं रही जो बापू के वक्त की थी। उनकी नज़र में कांग्रेस वैसी नहीं रही जो बापू के वक्त में थी। आज जो सियासतदान खुद गर्जी से भर गए हैं, आज तो सियासतदान, आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं, वो 70 की बात कह रहे हैं। और आज तो हालत और ख़राब है। इसलिए अब राजनीतिज्ञ और राजनीति से अलग होकर के लोक नीतिज्ञ और लोक नीति आनी होगी। लोक सेवा पर आधारित लोक नीति, लोक नीतिज्ञ तलाशने होंगे। उनकी नज़र में यह कांग्रेस वैसी नहीं रही जो बापू के वक्त थी। आज तो सियासतदान खुद गर्जी से भर गए हैं। बादशाह खान की ये बात सालती रही कि दुनिया को अपना कुटुंब कहने वाला हिंदू भी, बादशाह खान को यह बात सालती रही, कचोड़ती रही कि दुनिया को अपना कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू भी फिरकापरस्त हो गया है। कट्टर इस्लाम परस्ती के तो वे स्वयं 40 साल तक शिकार रहे। कट्टर इस्लाम पंथी के तो वे स्वयं 40 साल तक शिकार रहे। खान अब्दुल गफ्फार खान जी। आत्म सुरक्षा की भावना प्रकृति का प्रथम नियम है। आत्म सुरक्षा की भावना प्रकृति का पहला नियम है, किंतु उत्सर्ग भाव तो शालीनता का उत्कृष्ट सिद्धांत होता है। किंतु उत्सर्ग भाव तो शालीनता का उत्कृष्ट सिद्धांत होता है। उत्सर्ग भाव, समर्पण भाव, देश की खुशहाली के लिए अपने हितों का न्यौछावर कर देना। किंतु उत्सर्ग भाव तो शालीनता का उत्कृष्ट सिद्धांत होता है। बादशाह खान का त्यागमय जीवन उसी उसूल का पर्याय है। बादशाह खान का त्यागमय जीवन उसी सिद्धांत का पर्याय है। यह थे के विक्रम राव जी। उनके उस लेख के कुछ अंश मैंने आपके सामने रखे हैं। एक बार पुनः उस ऋषि फकीर, सीमंत नादी, सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को पुनः याद करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं हम सब लोग हृदय से। और अब वो व्यंगलेख आपके सामने रख रहा हूं। रास्तों की परिक्रमा। रास्तों की परिक्रमा।
और सोचिए, इसको संक्षेप में मैंने परसों के प्रोग्राम में यही सुनाने की शुरुआत की थी, इसके लिए थोड़ा बातें भी कही थी कि लीडर वो होता है कि जो दूसरों के लिए रास्ता बनाए, ना कि जिसके आने जाने से दूसरों के रास्ते बंद हो जाएं। ये अकेला देश हमारा है भारत, हिंदुस्तान, कि जहाँ पर लीडरों के आने जाने से, जो बड़े बड़े लीडर हैं उनके आने जाने से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जो सेवक हैं उनके आने जाने से मालिकों के रास्ते रोक दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के मालिकों को, हम भारत के लोगों को पता ही नहीं है यहाँ मालिक है। यही बताना है, और जिस दिन सारे देश के लोग ये जान जाएंगे, सारा परिवर्तन अपने आप होता चला जाएगा। उसी के लिए सारा ये अभियान है, महायज्ञ है, भगीरथी तपस्या है, जो भी कह लीजिए। बहुत मित्र सब लोग और आ गए हैं। शशिकांत राय जी, सत्य प्रकाश पांडे जी, दिलीप गुप्ता जी, अरुण कुमार सक्सेना जी, प्रमोद कुमार जी, राजू मिश्रा जी, हरिभाई पटेल जी, राजकरण गुप्ता जी, जितेंद्र सिंह जी, तारिक उमर जी, आनंद विक्रम जी, धर्मजंग जी, सुप्रकाश लाहिड़ी जी, सबका स्वागत है। तो अब आपके सामने वो व्यंगलेख, रास्तों की परिक्रमा, यह हमने कई व्यंगलेख सुनाए, हमारे ख्याल से 10-12 व्यंगलेख इन 100 प्रोग्रामों में सुनाए होंगे, लेकिन ये अंतिम व्यंगलेख है इस सेंचुरी या इस शतक जो हम लोग होने जा रहा है प्रोग्राम का, उसका ये अंतिम व्यंगलेख होगा। और इसके बाद नई सीरीज जो शुरू होगी उसमें फिर नए तरह से नई चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। प्रकाश जी भी आ गए हैं। तो रास्तों की परिक्रमा, हम मंदिर वाली लेन में खड़े होकर बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे मंदिर की लेन में खड़े होकर के, कि पोपट लाल जी मिल गए। उनसे खूब गपशप होने लगी, हंसी मजाक भी। लेन काफ़ी चौड़ी थी। वहीं से एक महंत नुमा आदमी गुजरे। उनके साथ में कुछ लोग और थे। उन्होंने कहा कि आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए, रास्ते को रोक कर क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए, रास्ते को रोक कर क्यों खड़े हैं, जबकि उस रास्ते का दशांश भी हमने नहीं रोका था। दरअसल जितने लोग आ जा रहे थे उनके लिए रास्ता किसी प्रकार से नहीं अवरुद्ध था, नहीं रुका था। हम लोग हंस जरूर रहे थे, और वह भी जोर जोर से सड़क पर। उन महंतनुमा सज्जन को इस बात से कष्ट जरूर हुआ होगा, ईर्ष्या या जलन हुई होगी, ये सभी हंस कैसे रहे हैं, मैं तो नहीं हंसता। ये सब हंस कैसे रहे हैं, मैं तो नहीं हंसता। मैं तो इतनी तपस्या के बाद भी इतना दुखी हूँ, मैं तो इतनी तपस्या के बाद भी इतना दुखी हूँ। ये सब बिना तपस्या के इतना खुलकर कितनी अल्हड़ता से हंस रहे हैं। उनसे न रहा गया, न बर्दाश्त हुआ, टोक ही दिया उन्होंने। अगले दिन सुबह ही सुबह पोपट लाल जी आए और उन्होंने कल की घटना पर नई रोशनी डालनी चाहिए। अगले दिन सुबह ही सुबह पोपट लाल जी आए और कल की घटना पर ऐसा कहाँ रोका था जो उन्होंने टोका। बगल में 25 आदमी गुजर सकते थे, यहाँ तक कि हाथी भी गुजर सकता था। पोपट लाल जी ने कहा, आप समझने में भूल कर रहे हैं। पोपट लाल जी ने कहा, आप समझने में भूल कर रहे हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको हाथी से भी चौड़ा रास्ता चाहिए। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें, यह बात सही है कि हमारी कुछ ट्रेनें एक ट्रैक से संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ तो कभी कभी 2-2 ट्रैक पर या बिना ट्रैक के ही चलने की कोशिश करने लगती हैं। तब मामला लड़खड़ा जाता है। अब हमारी सड़कों को ही ले लीजिए, वह किसी के लिए रास्ता है तो किसी के लिए दुकान, किसी के लिए घर और किसी के लिए झोपड़पट्टी। अब हमारी सड़कों को ही ले लीजिए, वह किसी के लिए रास्ता है तो किसी के लिए दुकान,
किसी के लिए घर और किसी के लिए झोपड़पट्टी। सच पूछा जाए तो हमारी सड़कें ऑल इन वन है। सच पूछा जाए तो हमारी सड़कें ऑल इन वन है। उन पर आप भौतिक रास्ता ही नहीं, जिंदगी का रास्ता या आध्यात्मिक रास्ता बना सकते हैं। उन पर आप भौतिक रास्ता ही नहीं, जिंदगी का रास्ता या आध्यात्मिक रास्ता बना सकते हैं। जिंदगी का रास्ता बनाना अर्थात शादी कर सकते हैं, घेर कर मंडप से जा सकते हैं। आध्यात्मिक रास्ता मंदिर, मस्जिद, पूजा घर या शिवालय बना सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं। इन्हीं सड़कों पर चाहे तो आप क्रिकेट खेल सकते हैं, कूड़ा फेंक सकते हैं, जब चाहें तब खुदाई कर सकते हैं, चाहे धरना दे सकते हैं। और यदि आप शक्तिशाली हैं, आपके पास जनबल है, तो आप रास्ता रोक भी कर सकते हैं, रास्ता घेर भी सकते हैं, रास्ते को अपने कब्जे में भी ले सकते हैं। पथों को देखकर हमेशा ही मेरे मन में ख्याल आया है, रास्तों को या पथों को देखकर हमेशा ही मेरे मन में ख्याल आया है कि उनके नीचे की जमीन भी उतनी ही उपजाऊ है, उर्वरा है, जितने की खेत और बाग बगीचों की मिट्टी। अब आप सोचिए कि जो रास्ते हैं उनके नीचे जो जमीन है, मिट्टी है, वो उतनी ही उर्वरा है जितना कि खेतों की या बागों की, बाग बगीचों की मिट्टी। लेकिन खेत और बाग बगीचों की मिट्टी को सृजनात्मकता की आनंद और संतोष मिलता होगा, जबकि सड़कों, पगडंडियों और मेड़ों के नीचे की मिट्टी की सृजनशीलता की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। लेकिन सड़कों पर झोपड़े डालकर रहते लोगों और सड़कों पर पंडाल बना बनाकर शादी ब्याह होते देखकर मेरा वह दुख दूर होने लगा है। सड़क के नीचे की मिट्टी को यह जरूर संतोष होता होगा कि भले ही उनकी सृजनात्मकता वनस्पतियों की फसल के रूप में मुखरित न हो रही हो, लेकिन आदमियों की फसल उगाने में सड़कों की बड़ी अहम भूमिका है। सड़क के नीचे की मिट्टी को जरूर संतोष होता होगा कि भले ही उनकी सृजनात्मकता वनस्पतियों की फसल के रूप में न मुखरित हो रही होगी, लेकिन आदमियों की फसल उगाने में सड़कों की बड़ी अहम भूमिका है। सबके रास्तों की चौड़ाई बराबर हो, इस सोच को मानने वाली व्यवस्थाएं भी समय समय पर उभरी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। कम्युनिज्म में भी चेयरमैन का रास्ता कॉमरेड के रास्ते से चौड़ा ही रहा। कम्युनिज्म में भी चेयरमैन का रास्ता कॉमरेड के रास्ते से चौड़ा ही रहा। विजेंद्र प्रताप जी ने एक सुझाव दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्पीकर नीचे की तरफ से लगाएं जिससे चेहरा पूरा दिखे। कई असल में स्क्रीन है, कुछ पे दिख रहा है, कुछ पे नहीं, और थोड़ी कोशिश की है, देखिए आपके कहने के हिसाब से थोड़ा सुधार भी करने की कोशिश की है। तो कम्युनिस्ट में भी चेयरमैन का रास्ता कॉमरेड के रास्ते से चौड़ा ही रहा। कैपिटलिज्म में तो खैर बड़े लोगों ने रास्ते का ठेका ही ले लिया। कैपिटलिज्म में तो बड़े लोगों ने रास्ते का ठेका ही ले लिया। डेमोक्रेसी में देखिए, वही नेता जब चुना, सिक्योरिटी की जीपें, सब रास्ते को चौड़ाने की प्रक्रियाएं ही तो हैं। सब रास्ते को चौड़ाने की प्रक्रियाएं ही तो हैं। कुछ महाजनों के रास्तों की चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि अधिकांश हवाई अड्डों की हवाई पट्टियां भी उनकी यात्रा के लिए संकरी पड़ जाती हैं। उनके हवाई जहाज सामान्य हवाई अड्डों पर नहीं उतर पाते। रास्तों और सड़कों से जुड़ा हुआ एक और मामला है उनके नाम रखने का। रास्तों और सड़कों से ही जुड़ा हुआ एक और मसला है उनके नाम रखने का। सड़कों के नाम रखने की भी एक पुरानी परंपरा है और सड़कों के नाम बदलने की भी एक परंपरा है।
नाम अधिकांशतः बड़े लोगों के नाम पर रखे जाते हैं। सड़कों के नाम, रास्तों के नाम अधिकांशतः बड़े लोगों के नाम पर रखे जाते हैं। जिनके बताए रास्तों पर न चलना हो वही नाम रास्ते का रख दिया जाता है। जिनके बताए रास्तों पर न चलना हो वही नाम रास्ते का रख दिया जाता है। इसलिए हमारे देश में सर्वाधिक सड़कों का नाम गांधी मार्ग मिलता है। इसीलिए हमारे देश में सर्वाधिक सड़कों का नाम गांधी मार्ग मिलता है। मेलों ठेलों का इतिहास देखिए। मेलों में अधिकांश दुर्घटनाएं चौड़ा रास्ता चाहने वालों की वजह से ही हुई हैं। मेलों में अधिकांश दुर्घटनाएं चौड़ा रास्ता चाहने वालों की वजह से ही हुई हैं। चाहे वह हरिद्वार का कुंभ रहा हो या प्रयाग का, हर जगह आम आदमी के लिए दूसरा रास्ता, नागाओं और साधु संतों के लिए दूसरा रास्ता और वीवीआईपीज के लिए दूसरा रास्ता। इलाहाबाद में तो 60 के दशक में एक कुंभ में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई भगदड़ में, और कारण ये था कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई कुंभ में, और जिसकी वजह से उनको चौड़ा रास्ता देने के लिए बाकी बहुत सारे रास्तों को बंद करना पड़ा या बहुत संकरे हो गए, जिसकी वजह से वो भीड़ नहीं काबू में आई और भगदड़ मच गई। उसके बाद नियम बन गया इलाहाबाद के कुंभ के आयोजकों और गवर्नमेंट की तरफ से कि कुंभ में कोई वीवीआईपी स्नान पर्वों पर नहीं जाएगा। जब विशेष रास्ते की मांग इतनी अधिक हो जाती कि सामान्य जनों के लिए रास्ता ही न बचे, और फिर भी सामान्य जनों का भक्तिमय प्रवाह अथाह हो, तो कुछ उल्टा पुल्टा गड़बड़ सड़बड़ होने के अलावा रास्ता ही क्या बचता है। बचपन से ही एक श्लोक सुनते चले आ रहे हैं, महाजनों येन गतः स पंथः, अर्थात महाजन जिधर जाए वही पथ है। महाजनों येन गतः स पंथः, अर्थात महाजन जिधर जाए वही पथ है, वही रास्ता है। लेकिन आजकल एक दूसरा ही नज़ारा देखने को मिलता है कि महाजनों अर्थात महान पुरुषों को जिस भी रास्ते से जाना होता है वह रास्ता घंटों पहले से बंद कर दिया जाता है। कहाँ तो यह कि महाजन जिधर से जाए वही रास्ता है, उधर से ही आप सेफली जा सकते हैं, और कहाँ महाजन जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। अब आम जनता चीखती चिल्लाती रहे, तड़पती रहे, आम जनता बीमार को लेकर सड़क के किनारे बिलखती रहे, महाजनों को इससे क्या फर्क पड़ता है। एक बार मेरे एक मित्र ने एक महाजन के बड़े काफिले के बीच में चलने की भूल की। एक बार मेरे एक मित्र ने, सच्चा किस्सा है, एक बार मेरे एक मित्र ने एक महाजन के, एक वीवीआईपी के बड़े काफिले के बीच में चलने की भूल की। सायरनी जीप से एक पुलिस वाला डंडे खटकाता बोला, सायरनी जीप से एक पुलिस वाला डंडा खटकाते बोला, ऐ किधर जाता है, पता नहीं है फला फला महाजन जा रहे हैं। मित्र ने सहज भाव से कहा, इसीलिए ही तो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ही बताया गया महाजनों ये गतः स पंथः। पुलिस वाले को मेरे मित्र बड़े घामड़ आदमी लगे और उनके स्कूटर की हवा निकालकर वहीं खड़ा कर दिया गया और उसी पुलिस जीप में बैठा लिया गया। छोड़ा गया 10-15 किलोमीटर आगे। वहां से बेचारे कैसे लौटे इसका दर्द वही जानते हैं। मेरे मित्र ने उसी दिन कसम ली कि अब से जिस रास्ते पर महापुरुष जा रहे हों उस रास्ते से कदापि नहीं जाऊंगा। उन्होंने उसी दिन ये कसम ली कि जिस रास्ते से महापुरुष जा रहे हों उस रास्ते से कदापि नहीं जाऊंगा। शायद हर वह आदमी जो बचपन में बताए सिखाए रास्तों पर बड़े होकर भी चलता है घामड़ कहलाता है, मेरे इन मित्र की तरह। शायद हर वह आदमी जो बचपन में बताए सिखाए रास्तों पर बड़ा होकर के भी चलता है घामड़ कहलाता है, मेरे इन मित्र की तरह। शुरू में यह श्लोक सुनने के बाद अरसे तक मेरे मन में यह भ्रम रहा कि यह कैसे तय किया जाए कि कौन महाजन है और किसके चरण चिन्हों को पथ मानूं। शुरू में यह श्लोक सुनने के बाद बहुत अरसे तक मेरे मन में यह भ्रम रहा, यह कुलबुलाहट रही, ये प्रश्न रहा कि यह कैसे तय किया जाए कि कौन महाजन है और किसके रास्ते या किसके चरण चिन्हों को पथ मानूं। लेकिन रास्तों के बंद होने की यह लीला देखने के बाद यह भ्रम दूर हो गया।
अब स्पष्ट हो गया कि जिसके जाने से रास्ते बंद हो जाएं वही महाजन है, महान पुरुष है। अब एक चीज, एक परिभाषा स्पष्ट हो गई कि जिसके आने जाने से रास्ते बंद हो जाएं वही महापुरुष हैं इस देश में, और वही महाजन है। महाजनों की परिभाषा ही यही कि जिसके गुजरने से रास्ते बंद हो जाएं वही महान पुरुष हैं, वही महाजन है। समय के साथ साथ परिभाषाएं कितनी बदल जाती हैं यह रास्तों के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। समय के साथ साथ परिभाषाएं कितनी बदल जाती हैं यह रास्तों के संदर्भ से आसानी से समझा जा सकता है। द्वापर के कृष्ण के आगमन से जेल से लेकर वृंदावन तक के रास्ते खुल गए। द्वापर के कृष्ण के आगमन से जेल से लेकर वृंदावन तक के सारे रास्ते खुल गए थे, और आज हमारे महाजन जिन जिन पथों पर चलते हैं वे बंद कर दिए जाते हैं। इसीलिए उस समय के महाजन सबकी रक्षा के लिए होते थे और सबकी रक्षा करते थे। आज सभी लोग महाजनों की रक्षा के लिए होते हैं। आज सभी लोग महाजनों की रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन आम जनता को एक लाभ हुआ ही है कि अब उसे आसानी से पता चल जाता है कि असली पथ यही है, क्योंकि यही महान पुरुष के जाने के कारण बंद हुआ था। असली पथ यही है क्योंकि यही महान पुरुष के जाने के कारण बंद हुआ था। पोपटलाल जी से जब इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आपने महाजनों का गलत अर्थ लगाया है। पोपटलाल जी से इस विषय पर चर्चा हुई और तो उन्होंने कहा कि आपने महाजनों का गलत अर्थ लगाया है। वो एक नया डायमेंशन उन्होंने जोड़ा। जब तक मल्टीनेशनल्स नहीं आए थे तब तक छोटे छोटे व्यापारियों को ही हम अपना महाजन कहकर काम चला लेते थे, साहूकार या महाजन। जब तक मल्टीनेशनल्स नहीं आए थे तब तक ये साहूकार या जो महाजन है उन्हीं से अपना काम चला लेते थे। लेकिन अब साक्षात महाजनों का अवतरण मल्टीनेशनल्स के रूप में हो रहा है। लेकिन अब साक्षात महाजनों का अवतरण मल्टीनेशनल्स के रूप में हो रहा है, और हमारे लिए, विशेषकर हमारे नवयुवकों के लिए पथ ढूंढना, जीवन पथ ढूंढना बहुत आसान हो गया है। मल्टीनेशनल्स जिधर जाएं जो भी करें वही पथ है। मल्टीनेशनल्स जिधर जाएं जो भी करें वही पथ है। और मल्टीनेशनल में नौकरी पा जाना ही जीवन पथ है, और मल्टीनेशनल में नौकरी पा जाना ही जीवन पथ है। व्यंग्य के रूप में लीजिए और उसका आनंद लेते रहिए। मोटी तनख्वाह, भरपूर सुविधाएं और आत्मा पर कोई सामाजिक अथवा इकोलॉजिकल बोझ भी नहीं। मोटी तनख्वाह, भरपूर सुविधाएं और आत्मा पर कोई सामाजिक या इकोलॉजिकल या प्रकृति और पर्यावरण का कोई बोझ भी नहीं। भौतिक शास्त्र के क्लासिकल मैकेनिक्स में एक सिद्धांत है। भौतिक शास्त्र में मैकेनिक्स एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, और एक क्वांटम मैकेनिक्स है जिसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब का बिहेवियर है, वेव पार्टिकल डुअलिटी है, बहुत सारी चीज़ें जो केवल क्वांटम मैकेनिक्स ही एक्सप्लेन कर सकती है। क्लासिकल मैकेनिक्स उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती, फेल हो जाती है। तो उसका संदर्भ लेते हुए भौतिक शास्त्र के क्लासिकल मैकेनिक्स में एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, अर्थात न्यूनतम कार्य का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन अर्थात न्यूनतम कार्य का सिद्धांत। एक तरह से वो ये मानता है कि सृष्टि एक तरह से आलसी है। सृष्टि का हर एलिमेंट आलसी है और वो कम से कम काम करना चाहता है। यह सिद्धांत बड़ा मजेदार है। इसके अनुसार किन्हीं दो बिंदुओं, जिन्हें हम मंजिलें भी कह सकते हैं, के बीच कोई भी सिस्टम, इस सृष्टि का कोई भी सिस्टम जो क्लासिकल मैकेनिक्स मानता हो, कोई भी सिस्टम यदि यात्रा करता है तो उस रास्ते से जाता है जिससे कम से कम काम करना पड़े। अर्थात ऐसा रास्ता चुनता है जो सबसे ज्यादा सुविधाजनक हो और मेहनत कम से कम करना पड़े। ये क्लासिकल मैकेनिक्स। और जो न्यूटनियन लॉ ऑफ मोशन है, अगर आप
क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांत को मान लें कि कोई भी सिस्टम दो बिंदुओं के बीच इस तरह से यात्रा करेगा कि कम से कम मेहनत करना पड़े और कम से कम दूरी तय करना पड़े, तो न्यूटनियन लॉ डिराइव हो जाते हैं अपने आप, उससे ही हम लोगों ने डिराइव किया। तो ये बड़ी मजेदार बात है। तो ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स है। इस सिद्धांत के अनुसार हर दो बिंदुओं या मंजिलों के बीच एक ही उचित रास्ता होगा और वही होगा जो सबसे ज्यादा सुविधाजनक होगा। लेकिन भौतिक शास्त्री अब क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स तक आ गए हैं। बहुत सारे सामाजिक संदर्भों की विवेचना भी क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हो ही नहीं सकती थी। क्वांटम मैकेनिक्स में दो बिंदुओं के या दो मंजिलों के बीच केवल एक ही सुविधाजनक पथ की संभावना को नहीं मानता, उसके अनुसार अनंत पथों की संभावना है। वहां तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है दो पथों के बीच, जो सबसे कम मेहनत का या सबसे कम दूरी का या सबसे कम चलने का जो रास्ता है उसी को माना गया कि वह रास्ता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अनंत रास्तों की संभावना मानी गई, और अगर सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना है तो अनंत रास्तों में कोई भी रास्ता ले सकता है। ये खास करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, और जो तरंगे हैं चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या उन सब के लिए, या इवन लाइट वेव के लिए, फिर क्वांटम मैकेनिक्स ही से एक्सप्लेन हो पाया। क्वांटम मैकेनिक्स दो बिंदुओं या दो मंजिलों के बीच केवल एक ही सुविधाजनक पथ की संभावना को नहीं मानता, उसके अनुसार अनंत पथों की संभावना रहती है। क्वांटम मैकेनिक्स जीवंत सिस्टम का विज्ञान है। क्वांटम मैकेनिक्स जीवंत सिस्टम का विज्ञान है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स जड़ सिस्टम का। आप पत्थर या कोई चीज एक तरफ फेंकिए तो सीधी रेखा में आगे बढ़ता चला जाएगा, या ऊपर से गिराई नीचे जाएगा, तो वो फॉलो करता है। लेकिन आदमी है तो घुमंतु, इधर से उधर घूमते हुए, जिगजैग करते हुए, आनंद लेते हुए, घूम घाम करके। तो क्वांटम मैकेनिक्स जीवंत सिस्टम का विज्ञान है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स जड़ सिस्टम का। जीवंत सिस्टम या चेतन अवस्थाएं ऊर्जा से भरी होंगी, ट्रायल एंड एरर करेंगी, एक्सपेरिमेंट करेंगी। न्यूनतम कार्य का रास्ता तो आलसियों का रास्ता है। न्यूनतम कार्य का रास्ता तो आलसियों का रास्ता है, या जो निर्जीव हैं उनको आप ठेल करके कहीं आगे बढ़ा दीजिए तो वो कम से कम दूरी वाला रास्ता ही लेंगी। चेतन व्यवस्थाएं तो स्वतंत्र विचरण करेंगी और मंजिलों में नहीं, अलग अलग पथों की यात्रा में ही आनंद प्राप्त करेंगी। चेतन व्यवस्थाएं तो स्वतंत्र विचरण करेंगी और मंजिलों में नहीं बल्कि अलग अलग पथों की यात्रा में ही आनंद प्राप्त करेंगी। और मेरे नूर साहब, कृष्ण कुमार विद्यार्थी नूर जो पटना वाले हैं, उनका एक शेर है कि हम अपने रास्तों को महदूद नहीं करते, हम अपने राहों को महदूद नहीं करते, महदूद मतलब सीमित। उस राह पे क्या चलना जिस राह पे मंजिल हो, उस राह पे क्या चलना जिस राह पे मंजिल हो। तो चेतन व्यवस्थाएं तो स्वतंत्र विचरण करेंगी और मंजिलों में नहीं बल्कि अलग अलग पथों की यात्रा में ही आनंद प्राप्त करेंगी। वे गीता के कर्मयोग के सिद्धांत कर्मणेव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन में विश्वास करेंगी, अर्थात फल या मंजिल पर नहीं, कर्म पर, यात्रा पर ही अपना अधिकार और आनंद मानेंगी। अर्थात फल या मंजिल पर नहीं बल्कि कर्म और यात्रा पर ही अपना अधिकार और अपना आनंद मानेंगी। क्लासिकल और क्वांटम रास्तों की चर्चा सुनकर पोपटलाल जी बोले कि भाई यह दोनों ही सिद्धांत रास्तों और मंजिलों दोनों को ही मानते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि क्लासिकल और क्वांटम रास्तों की चर्चा सुनकर पोपटलाल जी बोले कि भाई यह दोनों ही सिद्धांत रास्तों और मंजिलों दोनों को ही मानते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि वही नूर साहब की वो गजल का शेर, हम अपने इरादों को महदूद या सीमित नहीं करते, उस राह पे क्या चलना जिस राह पे मंजिल हो। पोपटलाल जी ने कबीरदास की दोहे का भी हवाला दिया। हद चले ते मानवा, हद चले, एक सीमित दायरे में जो चले वो मनुष्य है,
और बेहद चले तत्साधु, और जो बेहद बिना किसी सीमा के चले वो साधु है। हद बेहद दोनों तजे ताके मता अगाध, जो हद और बेहद दोनों को छोड़ दे, उसका मत, उसका विचार, उसका जो चेतना है वो अगाध है, फैदमलेस है। आप नहीं जान सकते कि कितना गहरा या कितना ऊंचा है। मुझे लगा कि पोपटलाल जी अद्वैत की दुनिया में खो गए हैं। मुझे लगा कि पोपटलाल जी अद्वैत की दुनिया में खो गए हैं, जहाँ पर केवल पथ ही पथ है, मंजिलें हैं ही नहीं। जहाँ पर केवल पथ ही पथ है, रास्ते ही रास्ते हैं, मंजिलें हैं ही नहीं। हमने पोपटलाल जी से पूछा, हमारे महापुरुष हद और बेहद कैसे तजते हैं? मैंने उनसे पूछा कि हमारे जो ये महापुरुष हैं, ये हद और बेहद इन दोनों को कैसे तजते हैं, कैसे छोड़ते हैं? पोपटलाल जी फौरन बोल पड़े, यार हद और बेहद दोनों ही सतही बातें हैं। हद और बेहद ये दोनों सतही बातें हैं। हद भी जमीन पर होता है और बेहद भी जमीन पर होता है। हद भी जमीन पर होता है और बेहद भी जमीन पर होता है। जिन्हें हद और बेहद, अब आप मेड़ बना दीजिए तो हदबंदी हो गई, और मेड़ न बनाइए तो सब बेहद है। तो हद भी जमीन पर होता है और बेहद भी जमीन पर होता है। जिन्हें हद और बेहद दोनों को तजना है, वे जमीन पर यात्राएं करना बंद कर देते हैं। जिन्हें हद और बेहद दोनों को तजना है, वे जमीन पर यात्राएं करना बंद कर देते हैं। केवल आकाश मार्ग से चलते हैं। उनके अपने हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं। ये बड़ी मजेदार बात हुई कि पोपटलाल जी फौरन ही बोल पड़े कि यार हद और बेहद दोनों ही सतही बातें हैं। हद भी जमीन पर होता है और बेहद भी जमीन पर होता है। जिन्हें हद और बेहद दोनों ही तजना होता है, वे जमीन पर यात्राएं करना बंद कर देते हैं। केवल आकाश मार्ग से चलते हैं। उनके लिए हवाई जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं। महाजनों येन गतः स पंथः से जुड़ा एक और तथ्य भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया कि महापुरुष जिस रास्ते पर चलने कहें वह पथ है। आजकल के महापुरुष, एक और बड़ी मजेदार बात है आजकल के महापुरुषों में, जो राजनीति के महापुरुष हैं, जो राजनीति के दंड फंद साम दाम दंड फेद के आधार पर आगे बढ़ते हैं, महापुरुष बनते हैं। कहा जाता है कि महापुरुष जिस रास्ते पर चलने कहें वह पथ है। आजकल के महापुरुष दूसरों को चलने के लिए दूसरा पथ बताते हैं और खुद चलने के लिए दूसरा, और खुद दूसरे रास्ते पर चलते हैं। दूसरों से कहेंगे सादगी से रहिए और खुद 5 स्टार से भी ऊंची भव्यता से रहेंगे। दूसरों से कहेंगे सादगी से रहिए और खुद 5 स्टार से भी ऊंची भव्यता से रहेंगे। दूसरों को बताने के लिए कहेंगे कि दहेज न लेने का रास्ता ठीक है, और जब बात अपने पर आएगी तो दहेज लेने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। बताने और चलने का यह अंतर लगातार हमारे आधुनिक महापुरुषों को बौना बनाता जा रहा है। बताने और चलने का यह अंतर लगातार हमारे आधुनिक महापुरुषों को बौना बनाता जा रहा है, चारित्रिक रूप से बौना बनाता जा रहा है। इतना बौना कि वह आम आदमी से भी बहुत छोटे हो गए हैं, और उनके जाने के बाद उनके पैरों के निशान तक नहीं दिखाई देते। जब वो इस धरती से चले जाते हैं तो उनको कोई याद करने वाला भी नहीं ठीक से रहता। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक गांव में सबसे बड़े विद्वान लाल बुझक्कड़ थे। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक गांव में सबसे बड़े जो विद्वान माने जाते थे वो लाल बुझक्कड़ थे। एक बार उनके गांव से एक हाथी गुजर गया जिसे लोगों ने देखा नहीं। जमीन पर हाथी के पैरों के बड़े बड़े निशान मिले। उस गांव के लोगों ने पहले कभी हाथी नहीं देखा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या है। वे सब लाल बुझक्कड़ के पास गए। उसने फौरन एक्सपर्ट ओपिनियन दिया कि पैर में चक्की बांध के हिरने कूदा हुए, क्योंकि हाथी तो देखा नहीं था, हिरन देखा था।
तो लाल मुजफ्फर ने कहा कि ये जो रास्ता बना हुआ है इस तरह से जाने का, बड़े बड़े पैरों के निशान, मोटे मोटे गोल गोल, ये जरूर हिरण ने पैर में चक्की बांध करके कूदा होगा। पैर में चक्की बांध के हिरण ने कूदा हुआ। इन महाजनों के पैरों के निशानों को हमारे लाल मुजफ्फर को भी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके कथनी और करने का जो अंतर है उसने इनके चारित्रिक पर्सनालिटीज को इतना बौना बना दिया है कि जब ये चले जाएंगे तो इनके कदमों के निशानों को वही माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो डिसअपियर हो जाए। इन महाजनों के पैरों के निशानों को हमारे लाल बुझक्कड़ों को भी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, फिर भी वे शायद यही बता पाएंगे कि फला फला चिड़ियों की टांगों के निशान हैं, कि फला फला चिड़ियों के टांगों के निशान हैं। बड़े लोगों के आने जाने के लिए बनाई गई चौड़ी चौड़ी सड़कों और आम आदमियों की बस्तियों के बीच उपजी गलियों के बारे में दो हाइकू चित्र मैंने आपको पहले भी सुनाए थे, आज भी सुना रहा हूँ क्योंकि ये रास्तों की बात है। एक तो बहुत लोगों के घर बनते चले गए, झोपड़ियाँ बनती चली गई और बीच में रास्ते उपजते या बनते चले गए, चाहे गांव हो या झोपड़पट्टी हो। एक तो वो रास्ते, और एक आलीशान रास्ते बड़ी प्लान करके 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, और ऐसा कि इस पार का किसान अगर उस सड़क को पार करके उसका दूसरा खेत दूसरे उस लेन के उस सड़क के उस पार है तो जाना बेचारे को बहुत मुश्किल होगा। कैसे वो उसमें खेती कर पाएगा, कैसे क्रॉस कर पाएगा। बस जस्ट सड़क के इस पार इसका आधा खेत, सड़क के उस पार उसका आधा खेत, लेकिन जाने के लिए फिर अंडरपास या पुल से होकर के करीब 20-25 किलोमीटर चल करके जाना होता है। यह तो जिंदगी बन जाती है। हिंदुस्तान विदेशों में तो कम से कम अंडरपास 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पे होता है, यहाँ तो 10-10, 15-15 किलोमीटर पे अंडरपास दे रहे हैं। लेकिन वो दोनों जिंदगियों में कितना अंतर है, जो झोपड़ियों या घरों के बीच में उपज जाते हैं रास्ते, गलियां, और इतनी चौड़ी सड़कें। बड़े लोगों के आने जाने के लिए बनाई गई चौड़ी सड़कों और आम आदमियों की बस्तियों के बीच उपजी गलियों के बारे में तो बड़े लोगों के आने जाने के लिए बनाई गई चौड़ी सड़कों और आम आदमियों के बस्तियों के बीच उपजी गलियों के बारे में दो चित्र देखिए। संकरी गली, बेतरतीब घर, बुनी हुई जिंदगियां। वो एक दूसरे की शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगलबाजी करते हैं, सब कुछ होता है, काम खींचते हैं कहा जाता है, लेकिन सुख दुख में काम आते हैं। सब छप्पर भी मिल करके उठाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, शादी ब्याह में सब इकट्ठे हो जाते हैं, मरने जीने में सब इकट्ठा हो जाते हैं, बीमार हो जाए तो सब इकट्ठा हो जाएंगे। तो संकरी गली, बेतरतीब घर, बुनी हुई जिंदगियाँ, और इसका कंट्रास्ट वो 4 लेन और 6 लेन चौड़ी सड़क, और चौड़ी सड़क किनारे के मकान टापुओं के समान। चौड़ी सड़क किनारे के मकान टापुओं के, आइलैंड की तरह हैं, द्वीपों की तरह हैं, जहाँ एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं रहता है। और दोनों की जिंदगी भी एकदम अलग अलग है, वहाँ बुनी हुई तो यहाँ एकदम अलग पड़ी हुई। और उसी रास्तों की परिक्रमा में के बारे में वो मैं बार बार कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन फिर सुनाता हूँ क्योंकि कुछ नए लोग भी आ जाते हैं और बहुत लोगों को सुनने में भी बार बार उसमें मज़ा आएगा।
कि वो जो धर्मयुग में 69 के आसपास वो कविता 4 लाइन की सुनी थी, कई बार आपको सुना चुका हूँ, लेकिन फिर वही रास्तों पे ही और एक ही रास्ते पे दो जिंदगी कैसे महसूस कर सकती है कि राजधानी की जगमगाती सड़क पर भूसे से भरी एक बैलगाड़ी घिसट रही है। अब सोचिए कि बैलगाड़ी अगर आती है शहर में सड़कों पर चलने और थोड़ा ऊंचान है तो बैल किस तरह से उसको खींचते होंगे, ढलान है तो कैसे उसको ढलने उसमें रोकना और मुश्किल होता है अगर बैलगाड़ी तेज जा रही है। तो बैलगाड़ी की राजधानी की जगमगाती सड़क पर भूसे से भरी एक बैलगाड़ी घिसट रही है। बैलगाड़ी के पीछे एक टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही है। बैलगाड़ी के पीछे एक टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही है। एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है। एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है। कहाँ तो जगमगाती सड़क और कहाँ टूटी फूटी लालटेन। तो एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है। आज भी जो किसान आंदोलन है और क्या है, एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है। एक पूंजीपतियों की, कॉरपोरेट्स की, महाजनों की, मल्टीनेशनल्स की एक बहुत जगमगाती हुई दुनिया है, उसमें टूटी हुई फूटी लालटेन लटक रही है। हाँ, वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। पूरे किसानों की हालत तो अभी टूटी हुई फूटी लालटेन की है 99% से ज़्यादा, लेकिन कुछ किसान अब उनका ट्रैक्टर चलने लगा है बैलगाड़ी की जगह पे, कुछ झोपड़ी की जगह पे मकानों में रहने लगे हैं, लेकिन उसी के नाम पर उनको कितना गाली दिया जा रहा है यह सुन करके बहुत आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, और दूसरे प्रोफेशन के लोग भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, शिक्षक भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सुरक्षा में जो काम कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, डॉक्टर भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन किसानों को जिस तरह से लांछित किया जा रहा है, निंदित किया जा रहा है, वह तो असह्य है। मैंने मतलब आश्चर्य यह होता है कि लोग ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। किसी और प्रोफेशन में पिछले 18-20 साल में 8 लाख लोगों ने आत्महत्या नहीं की है, ये किसानों ने किया, फिर भी उसके दुख दर्द को नहीं मानते हैं। आँख खोल करके देखने की ज़रूरत है। तो खैर, ये तो लंबा विषय है, इस पर हमने इतनी चर्चा भी की है। बस आप सबसे यही आग्रह है कि खुद पढ़िए, खुद जानिए, खुद संवेदनशीलता के साथ समस्याएं देखिए और उसके बाद फैसला करिए। इधर उधर जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ये या इवन अखबारों में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उससे बचिए। तो एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है, उस रोशनी के भटकाव, जो रोशनी को 8 लाख किसानों की आत्महत्या करनी पड़ रही है, उस लालटेन की रोशनी को भी महसूस करिए। क्या वजह होंगी आदमी आत्महत्या करने की तब तैयार होता है जब सारे आसरे टूट जाते हैं। क्या आज़ादी के बाद हम इतना भी आसरा नहीं दे पाए अपने किसानों की कि जिंदा रहो, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, क्या इन लोगों ने किसानों की इसी दुर्दशा के लिए ये होने के लिए आज़ादी की थी? हम जब गुलाम थे तब हमारे किसानों की हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी आज़ादी के बाद होती चली गई। वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने में पंजाब में 3 किसान बिल लाए थे अंग्रेज़, और उसके खिलाफ भगत सिंह के जो चाचा जी अजीत सिंह, उन्होंने जो आंदोलन किया था, पगड़ी समाज रट्टा, और उसके बाद वापस लेना पड़ा था ब्रिटिश हुकूमत को भी, और अपने देश में अपने लोग, और उसके बाद भी किसानों की ये दुर्दशा, रोशनी में रोशनी भटकती रहे, आत्महत्याएं होती रहें और किसी के कान पे जू न रहेगी। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो सकरी गली, बेतरतीब घर, बुनी हुई जिंदगियां और चौड़ी सड़क, किनारे के मकान, टापुओं के समान, एक रोशनी में एक रोशनी भटक रही है।
रास्ते रास्तों की परिक्रमा का एक और आयाम देखने को मिलता है। आपने भी इसको अनुभव किया होगा। जो आयाम है अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सड़कों की मरम्मत करने वाले भी अच्छी बनी सड़कों की तो बार बार परिक्रमा करते हैं। सड़कों की मरम्मत करने वाले भी अच्छी बनी सड़कों की तो बार बार परिक्रमा करते हैं, उन्हें ही बार बार बनाते हैं रहते हैं तथा ऊबड़ खाबड़ सड़कों की तरफ झांकते भी नहीं सड़कों की तरफ झांकते भी नहीं। अच्छी सड़कों को खूब बनाया जाता है, वीआईपीज के आने पर तो और भी चमका दिया जाता है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ सड़कों को, बिल्कुल टूटी फूटी सड़कों को कोई छूता भी नहीं है, उन्हें उनके हालत पर छोड़ दिया जाता है। जो सड़क एकदम बनी हुई है, आप देखेंगे कि उसी पे रिपेयर भी हो रहा है, और रिपेयर होने के नाम पे बस खाना पूरी हो रही है, एक लेयर चढ़ा दी जा रही। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास सड़क, कहीं कोई गड्ढा नहीं पे भी उसकी रिपेयर होती है, और जो गड्ढे से भरी हुई सड़कें हैं सुदूर, उन पर नहीं कोई ध्यान जाता। जिस पर वीआईपी चलते हैं बस उसी को बार बार लेपा जाता है और सारे पैसे वहीं खर्च हो जाते हैं। अजीब, मतलब जब तक हम लोग अपने सेवक नहीं चुनेंगे तब तक, और मालिक चुनते रहेंगे, वो विचारधारा रहेगी, तो यही होगा रास्तों के साथ, यही होगा हमारे दिए गए टैक्सेस के साथ। ये अच्छी सड़कों को दोबारा तिबारा बनाते रहेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तो रास्तों की परिक्रमा का एक और आयाम देखने को मिलता है। सड़कों की मरम्मत करने वाले भी अच्छी बनी सड़कों की तो बार बार परिक्रमा करते हैं, उन्हें ही बार बार बनाते रहते हैं तथा ऊबड़ खाबड़ सड़कों की तरफ झांकते भी नहीं। अच्छी सड़कों को खूब बनाया जाता है, वीआईपीज के आने पर तो और भी चमका दिया जाता है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ सड़कों को कोई छूता ही नहीं, उन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तमाम ऐसी सड़कें और हमारे जो वीआईपीज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे जो भी हों, जब वो उन सड़कों पे देखते हैं और इतनी अच्छी, उनके आने के पहले 15 दिन पहले से ही पूरी तैयारी एकदम ठीक कर दिया थी, तो उनको लगता है हमारे देश की सड़कें बड़ी अच्छी हैं। भूल जाते हैं कि पहले उन्होंने सड़कों कैसे देखा था। उनको लगता है कि कितना विकास हो गया है, कितना परिवर्तन हो गया है, पहले कितनी खराब सड़कें थी, अब कितनी अच्छी सड़कें हो गई। पुराने जमाने में जब राजतंत्र था, राजा लोग भी भेष बदल करके रात में चुपचाप अपने राज्य में दूर दराज चले जाते थे हाल चाल देखने के लिए, सड़कें कैसी हैं, लोगों की हालत कैसी है। आज कोई जनता के सेवक हैं, लेकिन कोई भेष बदल कर इस तरह से नहीं जाता या पता करने के लिए नहीं जाता कि सड़कों का क्या हाल है, दफ्तरों का क्या हाल है, देश का क्या हाल है, कोई नहीं करता। केवल एक एग्जाम्पल है, वो भी एक दिन मैंने बताया था, चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह एकदम प्रधानमंत्री होने के बावजूद एकदम आम आदमी बन करके एक दफ्तर में घुस गए थे। काश कि हमारे सारे प्रधानमंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सबका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दर्शन और ये और वो सब होता है, काश बिना किसी को बताए चुपचाप एक आम आदमी की तरह से घूम आए अपने देश में, अपने प्रदेश में सेवक के रूप में, तब पता चलेगा कि देश में हो क्या रहा है। जरा रास्तों की परिक्रमा इस रूप में तो करके देखें, तब सब कुछ पता चलेगा। लेकिन हमने उनको राजा बना के चुना है, भौकाल देख करके चुना है, तो भौकाल दिखाते रहते हैं आपको। काश कि हम उनको सेवक मान करके चुना होता तो ये हालत नहीं होती। लेकिन ऊबड़ खाबड़ सड़कों को कोई छूता भी नहीं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। और वहां पर अगर रिपेयर करने के लिए कुछ फंड भी जाता है तो उसमें कोलतार और गिट्टी, इसको मिलाने की जगह पे गिट्टी बिछा देते हैं और ऊपर से जरा सा कोलतार का डाल करके थोड़ी और गिट्टी डाल देते हैं, या जरा मिक्सिंग वाली गिट्टी थोड़ी सी डाल देते हैं। इसीलिए कोई छोटी सड़क, कोई गली की सड़क या गांव की सड़क या कनेक्टिंग रोड टर्शियरी वाली, वो एक बरसात भी नहीं झेल पाती और फिर गड्ढे ही गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन ऊबड़ खाबड़ सड़कों को कोई छूता भी नहीं है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तमाम ऐसी सड़कें हैं जिन पर यात्रा करते समय, चलते समय
लंबाई में आप जितने यात्रा करते हैं उससे ज़्यादा गहराई में, वर्टिकल ज़्यादा यात्रा हो जाती है, हॉरिजॉन्टल कम। लंबाई से अधिक, हॉरिजॉन्टल से अधिक गहराई में यात्रा करनी पड़ती है, कभी चढ़ना, कभी उतरना, कभी चढ़ना, कभी उतरना। और कुछ ऐसी भी हैं जहां आप जाने पर पाएंगे कल तक अच्छी बड़ी चमकदार सड़क थी, आज सड़क बंद है, क्यों फिर बन रही है। तमाम ऐसी भी सड़कें हैं, अगर आप मेन रोड पे, हाईवेज पे आ गए, कि कल तक अच्छी बड़ी चमकदार सड़क थी, आज बंद है, क्यों? क्योंकि फिर बन रही है, फिर एक कोटिंग चढ़ाई जा रही है। विश्वविद्यालय में रैगिंग के समय हॉस्टल के सीनियर्स 1 कप चाय मंगा देते थे और कहते थे कि हम तुम्हारी 2 घंटे रैगिंग करने जा रहे हैं, ये लो 1 कप चाय और इसे 2 घंटे तक खूब पियो। इसी प्रकार ये लोग भी वीवीआईपी क्षेत्र की कोई भी वीआईपी सड़क ले लेते हैं और उसे खूब बनाते हैं, खूब बनाते हैं, खूब बनाते हैं, बार बार लगातार बनाते हैं, खूब चमकदार बनाते हैं। बाकियों की किसे परवाह है, बाकियों की किसे परवाह है। एक दिन हमारे मित्र पोपटलाल जी बहुत कहने लगे कि आजकल वीआईपी का मतलब ही हो गया है। एक दिन हमारे मित्र पोपटलाल जी कहने लगे कि आजकल वीआईपी का मतलब हो गया है वेरी इनकन्वीनियंट पर्सन। वी से वेरी, आई से इनकन्वीनियंट और पी से पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की जगह वेरी इनकन्वीनियंट पर्सन, बेहद असुविधाजनक व्यक्ति, बेहद असुविधाजनक व्यक्ति। इसी प्रकार वीवीआईपी का मतलब है वेरी वेरी इनकन्वीनियंट पर्सन। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा वीवीआईपीज हैं और एक वीवीआईपी के रखरखाव पर 1 साल में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते, गाड़ी, ये वो सब ताम झाम। बड़े से बड़े देशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप के कोई देश हो, हद से हद 50 या 100 या 200, इससे ज़्यादा वीवीआईपीज कहीं किसी देश में नहीं है। और वहाँ के वीवीआईपीज भी एक आम नागरिक से जरा सा बस ऊपर है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो वीवीआईपीज हैं वो पुराने जमाने के राजा भी शर्मा जाएं, इस तरह से रहते हैं, इतनी शान शौकत और इतना उनके ऊपर खर्चा होता है। हमारे टैक्सेस का करीब करीब एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों पर खर्च हो जाता है। तो ये इसीलिए है, उसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। हमको ये उन्हीं लोगों को चुनना है जो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं और सेवकों की तरह जिंदगी भर रहेंगे। ये हमें विश्वास है उनके अब तक के हरकतों और चाल चलन के आधार पर। जब हम उनको चुनने लगेंगे तो वो सेवक की तरह से रहेंगे, वीआईपी की तरह से नहीं रहेंगे। और हमको किसी को वोट देने के पहले ये शपथ लेना होगा कि आप सेवक की तरह से रहेंगे, सेवा करेंगे, आप अपने को वीवीआईपी नहीं मानेंगे, हमको उपलब्ध होंगे, हमारी बात वहाँ उस सभा में रखेंगे, हमारी बात के आधार पर वोट देंगे या काम करेंगे या बोलेंगे, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, गांव सभा हो, ब्लॉक सभा हो और जिला सभा हो। तो ये हमको उनसे शपथ लेना होगा अगर हमको वाकई अपने देश का रास्ता, अपने जनतंत्र का रास्ता सुधारना है तो, और नहीं तो इसी तरह से हम भोगते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ पर जनता का, मालिक का रास्ता रोक करके सेवकों को गुजारा जाता है, और हिंदुस्तान अकेला देश है जहाँ 5 लाख से ज़्यादा वीवीआईपीज हैं। किसी को जेट सेक्रेटरी की सुरक्षा, किसी को पता नहीं कितना जेट के बाद कोई अक्षर होता तो अंग्रेजी में ए से जेड ही है, तो इसलिए जेट तक ही सुरक्षा दी जाती है। जेट प्लस भी बना दिया गया, कभी जेट प्लस प्लस बना देंगे, इतनी सुरक्षा चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा हरकतें इनकी अन्यायपूर्ण या फिजूल खर्ची की हो जाएंगी तो सुरक्षा कर्मी से भी ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब सेवा का भाव अपने में ले आए, नहीं तो ये वीवीआईपी कल्चर इस देश में 2, 4, 5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा।
जनता को जागना होगा। रास्तों देश ये फिजिकल जो रास्तों की हम लोग परिक्रमा की चर्चा कर रहे हैं, इससे आगे बढ़कर हमें अपना भविष्य का रास्ता, लोकतंत्र का रास्ता, देश का रास्ता, देश की खुशहाली का रास्ता, यह भी सोचना है, इस पर भी काम करना। तो एक दिन हमारे मित्र पोपटलाल जी कहने लगे कि आजकल वीवीआईपी का मतलब हो गया है वेरी इनकन्वीनियंट पर्सन, बेहद असुविधाजनक व्यक्ति। पहले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए जो हमारा काम कराए, हमको बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, हमारे लिए सड़कें ठीक रखे, संसाधन ठीक रखे, बीमारी में हमारा इलाज हो जाए, वही तो महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण है? तो हमारे लिए जो हमारे खुशहाली का, देश की खुशहाली काम करे, वही महत्वपूर्ण है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जो ऐसा करे हम उसको इम्पोर्टेंट माने, और जो भौकाल बनाए, हल्ला मचाए, उसके हल्ले के आधार पर हम उसको वोट दे दें, वो इनकन्वीनियंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। परिभाषा आपको बदलनी होगी। अभी जो हम जिनको हम वीवीआईपी कहते हैं, वो वेरी वेरी इनकन्वीनियंट पर्सन है, बहुत बहुत असुविधाजनक लोग हैं। वीआईपी के बारे में एक आपबीती हमारे एक मित्र ने सुना है, ये भी सच्चा किस्सा है। उन्हें अपने लड़के को कलकत्ता भेजना था। उन्होंने अपने एक सीनियर ऑफिसर से कलकत्ता किसी परिचित के पास चिट्ठी लिखने को कहा। उन्होंने अपने एक सीनियर ऑफिसर से कलकत्ता किसी परिचित के पास चिट्ठी लिखने को कहा। एक हमारे मित्र ने अपना ये किस अनुभव बताया कि उन्होंने अपने लड़के को कलकत्ता भेजना था, तो अपने किसी सीनियर से कहा कि आप अपने किसी परिचित के पास चिट्ठी लिख दीजिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के डीजी साहब को लिख देते हैं। उन्होंने कहा पुलिस के डीजी साहब को लिख देते हैं। डीजी साहब को जानते रहे होंगे, या उनके जानने वाले के जानने रहे होंगे, बैचमेट रहे होंगे, जो भी। मित्र ने हाथ जोड़ दिया कि साहब रहने दीजिए। मित्र ने हाथ जोड़ दिया, जिनके लड़के को जाना था, उन्होंने हाथ जोड़ दिया, रहने दीजिए, उनसे तो मिलना ही मुश्किल होगा, उनसे तो मिलना ही मुश्किल होगा। किसी ऐसे ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर को पत्र लिख दीजिए जिनसे आसानी से मिला जा सके। अब बताइए, जिससे आप कन्वीनियंटली मिल ही नहीं सकते, वो कैसा इंपॉर्टेंट पर्सन है? वो इनकन्वीनियंट ही तो हुआ। मित्र ने हाथ जोड़ लिया कि साहब रहने दीजिए, उनसे तो मिलना ही मुश्किल होगा। किसी ऐसे ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर को पत्र लिख दीजिए जिनसे आसानी से मिला जा सके। तो यह है वेरी इनकन्वीनियंट पर्सन्स का आलम, बहुत बेहद असुविधाजनक व्यक्तियों का हाल। क्या महत्ता और असुविधा साथ साथ चल सकते हैं? क्या महत्ता, महानता और असुविधा साथ साथ चल सकते हैं? जिनसे मिलने में असुविधा हो, वो महान कैसे हो सकते हैं? इसीलिए मैं जब वो चींटी और व्यवस्था वाली कहानी सुनाता हूँ, करीब वो तो कई बार सुना चुका हूँ, आप सब लोगों ने भी कई बार सुना होगा, इसलिए उसका बस वो संदर्भ याद करिए कि वह तोता जब खूंटे से दाल नहीं निकाल पाता, दाल का दाना, तो बढ़ई के पास जाता है, बढ़ई से रिक्वेस्ट करता है कि खूंटे में दाल निकाल दो, का खाएं कापी। फिर जब तोता ने वो बढ़ई नहीं निकालता तो राजा के पास जाता है, राजा मना करता है, डांटता है, तो रानी के पास जाता है, रानी मना करती है तो सांप के पास जाता है, सांप मना करता है तो लाठी के पास जाता है, लाठी मना करता है तो आग के पास जाता है, आग मना करता है तो नदी के पास जाता है, नदी मना करता है तो हाथी के पास जाता है। सब उसको डांटते हैं, सब असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। लेकिन चींटी उसकी बात सुन, चींटी के पास वो गया नहीं, रोते हुए जा रहा है, उसका रोना चींटी सुनती है, आकर उससे रोने का कारण पूछती है, और जब उसके वश में केवल रेंगना है तो हाथी के सूंड में घुसने लगती है। तो हाथी कहता है सूंड में घुसो सो मत कोई, हम तो नदी सोख लो। हाथी नदी सोखने जाता है, नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है, आग लाठी जलाने को, लाठी सांप मारने को, सांप रानी डसने को, रानी राजा छोड़ने को, राजा बढ़ई डांटने को, और इस तरह पूरा सिस्टम जो क्रियाशील हो जाता है। इस
कहानी में संवेदनशीलता की इंतहा है चींटी, जिसके पास तोता नहीं गया था, उसने खुद आकर उससे रोने का कारण पूछा और फिर उसके वश में जितना था उतना किया, जिससे पूरा सिस्टम ठीक हो गया, क्रियाशील हो गया। तो संवेदनशीलता की पराकाष्ठा चींटी, और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है ये सारे एलिमेंट्स, चाहे बढ़ई हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे सांप हो, हाथी हो, नदी हो, आग हो, लाठी हो। लेकिन इस सारी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा के बावजूद मैं ये सवाल पूछता हूँ अक्सर जब मैं बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ जो लोकतंत्र की जननी है पूरे दुनिया में, कि ये बताइए कि इस कहानी में इतनी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा के बावजूद एक अच्छी बात है जो आज नहीं है, और वह है कि कम से कम बिना रोक टोक के तोता राजा रानी सबके पास पहुंच तो गया। व्यवस्था के शीर्ष फलक पर जो हैं उनके पास बेरोक टोक तोता पहुंच तो गया, अपनी बात सुनाया, भले उन्होंने किया या नहीं किया। आज की हालत देखिए, क्या एक व्यक्ति बेरोक टोक सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है अपनी जरूरी बात आवाज पहुंचाने के लिए? आज क्या एक किसान जो आत्महत्या करने के कगार पे है, आत्महत्या करने के पहले अपनी समस्या बताने के लिए अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अपने जिला प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख या प्रधान को वो बता सकता है और वो उस पर कुछ करेंगे? करने की तो बहुत छोड़ दीजिए, अगर वो मामला जाहिर सी बात है कि वो प्रधान के वश का तो है नहीं, प्रधान दूसरे तरह से उसको हेल्प कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जरूर इस स्थिति में है कि अगर वो किसान जो जिसने भी 8 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है, अगर उनकी बात वो सुन लेते तो नियम कानून ऐसे हो जाते कि उन्हें आत्महत्या न करनी पड़ती। तो आज जो पीड़ित है वो दाल का दाना तो तोते ने खुद पैदा नहीं किया था। आज दाल का दाना पैदा करने वाले सारे किसान आत्महत्या के कगार पे ठेल दिए जाते हैं, और 8 लाख ने कर चुके हैं आत्महत्याएं। उनकी आवाज सीधे क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री तक पहुंच सकते हैं? जब इतनी सामूहिक ताकत के साथ नहीं व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंच सकते, तो व्यक्तिगत रूप से जिसकी बेचारे की आत्महत्या करने के कगार पे चला गया, उसकी आवाज कहां तक वहां पहुंची? इसीलिए विवेकानंद ने कहा था कि जो स्वामी कल्याण देव जी ने मुझे बताया, 2 बातें जिसने उनका जीवन बदल दिया, और उस बात को मैं बार बार कहता हूँ, वो हमेशा याद रखने वाली बातें हैं। कि पहला तो वही जो सारे धर्म कहते हैं जाओ, और जो बिल्कुल बेसहारा हैं, जो मजलूम हैं, जो कोई सहारा नहीं बचा, और जो किसान आत्महत्या कर रहा है कोई सहारा नहीं बचा, तभी तो आत्महत्या कर रहा है। तो जाओ और जो बिल्कुल निरीह है उनकी मदद करो, ये पहली बात। लेकिन जो दूसरी बात विवेकानंद ने बताई थी, और जिसने स्वामी कल्याण देव जी का जीवन बदल दिया था और पूरा आजीवन उसी पर काम करते रहे, वह था कि कभी इस बात का इंतजार न करो कि जो वाकई एकदम निरीह है वो तुम तक आएगा मदद मांगने, या उसकी आवाज तुम तक आएगी। जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसकी मदद करो। तो केवल यही बात नहीं रुकनी चाहिए थी, लोकतंत्र को तो वहां तक जाना है, उससे आगे जाना है जहां राजतंत्र में भी संवेदनशील राजा पहुंच गए थे कि वेश बदलकर अपने राज्य में घूमते थे कि कौन किसको किसको किस किस तरह की तकलीफें हैं आम आदमी के बेश में। आज हमारे जितने लीडरान हैं, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, सबको चुपचाप निकल करके कहीं ना कहीं बिल्कुल भेष बदल करके जा करके पता करना चाहिए कि किस किसान की क्या हालत है, किस व्यक्ति की क्या हालत है, कौन आत्महत्या कर रहा है, कौन परेशान है, कौन झोपड़पट्टी में क्या हालत है, क्यों लोग फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं। जब तक ये नहीं होगा, हमको ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं इस तरह के, उनको ढूंढ करके, फिर अगर हमारे एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लीडरान नहीं कर सकते हैं, मंत्री लोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको फिर मंत्री या अपने लीडरान चुनना है, हमको उनको अपने प्रतिनिधि बनाना है।
हमें पूरा व्यवस्था परिवर्तन करना है। हमें रास्ते ऐसे बनाने जहां हमारे प्रतिनिधि पहुंचे, न कि हमारे मालिक। तो उन्होंने कहा कि मैं डीआईजी साहब को लिख देता हूं। तो मित्र ने हाथ जोड़ लिया कि साहब रहने दीजिए, उनसे तो मिलना ही मुश्किल होगा। किसी ऐसे ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर को पत्र लिख दीजिए जिनसे आसानी से मिला जा सके। तो यह है वेरी इनकन्वीनियंट पर्सन का आलम। क्या महत्ता और असुविधा साथ साथ चल सकते हैं? कोई महाजन भी हो, बड़ा आदमी वीआईपी भी हो, और साथ में असुविधाजनक भी दे, असुविधा भी दे। वैसे रास्ता है क्या? जिस पर लोग चले वही रास्ता है, या रास्ता है ताकि लोग केवल उसी पर चलें? और वैसे रास्ता है क्या? जिस पर लोग चलें वही रास्ता है, या रास्ता है ताकि लोग केवल उसी पर चलें, उसके बाहर नहीं? तो शायरों, सिंहों और सपूतों को थोड़ी छूट दे दी गई है कि लीक छोड़ तीनों चलें, शायर, सिंह, सपूत। या फिर रास्ता है परिक्रमा का एक हिस्सा। रास्ता है परिक्रमा का एक हिस्सा। ग्रहों उपग्रहों तक के अलग अलग रास्ते हैं, ग्रहों उपग्रहों के भी अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन हर किसी न किसी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन हर एक किसी न किसी की परिक्रमा कर रहा है। वैसे गनीमत है कि ग्रहों उपग्रहों में आपस में कोई किसी को महान या छोटा नहीं मानता। वैसे गनीमत है कि ग्रहों उपग्रहों में आपस में कोई किसी को महान या छोटा नहीं मानता, उसमें कोई वीवीआईपी नहीं होता। अन्यथा भला चंद्रमा की क्या औकात कि सूर्य की रोशनी के रास्ते में आ जाए, अन्यथा चंद्रमा की क्या औकात कि सूर्य की रोशनी के रास्ते में आ जाए और सूर्य ग्रहण लग जाए। चंद्रमा को अपनी सारी यात्रा स्थगित कर देनी पड़ती कि सूर्य महाराज की रोशनी को रास्ता देने के लिए, या सूर्य महाराज गुजर जाएं तब मैं आगे बढ़ूं। यह तो गनीमत है कि हमारी धरती के देशों के नियम कानून संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं लागू होते। यह तो गनीमत है कि हमारी धरती के देशों, विशेषकर भारत के नियम कानून संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं लागू होते। अन्यथा कितनी भारत के वीवीआईपीज के नियम संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं लागू होते, अन्यथा कितनी गतियां रुक जाती, कितनी गतियां रुक जाती, कितनों ग्रहों को ठहरना पड़ता, इंतजार करना पड़ता, कितने ग्रहों को ठहरना पड़ता, रुकना पड़ता, इंतजार करना पड़ता। जीवन में भी हम लोग जो भी यात्राएं कर रहे हैं, या जो भी रास्ते दिख रहे हैं, जीवन में भी हम लोग जो भी यात्राएं कर रहे हैं या जो भी रास्ते दिख रहे हैं, वह सब किसी न किसी विराट परिक्रमा के टुकड़े तो ही हैं। बस यहीं पर यह व्यंग्य समाप्त हो रहा है। जीवन में हम लोग जो भी यात्राएं कर रहे हैं, वो या जो भी रास्ते दिख रहे हैं, वह सब किसी न किसी विराट परिक्रमा के टुकड़े तो ही हैं। हमारी जो जीवन की यात्रा है, या जो भी यात्रा हम कर रहे हैं, एक बड़ी यात्रा, अगर हम संपूर्णता में देखें तो एक बड़ी यात्रा का अंश ही है। इसी के साथ आज की बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। समय हो गया है और परसों हम लोग फिर मिलेंगे। परसों जैसा कि मैंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसकी अग्रिम बधाइयाँ आज और परसों हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और साथ ही उन 80 बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो उस अनाथ बच्चे ने अपने डायरी में देश और धरती की समस्याओं के रूप में नोट किया था, जिसको उसने सॉल्व किया उस नॉवेल में, उपन्यास में, और शायद कभी धरती पर इसी तरह के प्रयासों से परिवर्तन आएगा। और बहुत लोग आ गए हैं। पीएम त्रिपाठी जी हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी कह रहे हैं थैंक यू जी। त्रिपाठी जी कह रहे हैं आपके एक एक शब्द विचारणीय है, वह स्वागत योग्य हैं। और तेज सिंह जी हैं, अशोक राज मोहट जी हैं, अखिलेश्वर शुक्ला जी हैं, अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, योगेंद्र शर्मा जी हैं, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं। कुछ नाम सब ऊपर चले गए, अभी ये स्क्रीन पर जो नाम सामने दिख रहे हैं। करण भास्कर सूर्य जी हैं, रोहित अवस्थी जी हैं, राम आश्रय शुक्ला जी हैं, सुरेश प्रताप सिंह चौहान जी हैं, उमाशंकर पांडे जी हैं, सुनील त्रिवेदी जी भी हैं। नमस्कार त्रिवेदी जी। प्रभाकर मिश्रा जी साधुवाद दे रहे हैं आज के प्रोग्राम के लिए।
रविकांत भार्गव जी हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक चैनल पर नहीं जा पाया, पता नहीं क्यों उसमें नेट नहीं चला, लेकिन आज YouTube और बाकी चैनल्स पर बहुत अच्छा चला। आप लोगों ने खूब आनंद दिया और लिया। तो इसी के साथ आज हम लोगों का 97वां अंक समाप्त हो रहा है। बस शतक में 3 अंक बाकी हैं और 26 जनवरी को हम लोगों का 100वां अंक होगा। एक अनूठा रिकॉर्ड बनेगा सोशल मीडिया का। धन्यवाद बहुत बहुत, और आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार। जी, आपको भी सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। और सभी मित्र जो अलग अलग ग्रुपों पे देख रहे हैं, उनका स्वागत है, उनको नमस्कार।